हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज। वेलकम करता हूं आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन की इस सीरीज में। इस सीरीज का पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी थे और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे जो वन लाइनर होते हैं। आज की इस वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश आपके सामने ये करूंगा कि मैं पूरे ही क्वेश्चंस को एग्जैक्टली वैसे ही अप्रोच करूं जैसा कि आप लोगों को करना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, हम इसमें जो भी मेथड यूज करेंगे वो ऑलरेडी आपको आती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको समझाने में, हम डायरेक्टली इसको अप्रोच करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 2 मार्क्स का देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, वो है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, बस इतनी चीज कि शून्यक और मूल में अंतर क्या होता है। यदि मैं x² + 7x + 10 बराबर कुछ ना लिखूं तो इसके बाद जो भी मैं स्टेप यूज करूंगा वो शून्यक निकालने के लिए होंगे। यदि मैं x² + 7x + 10 बराबर 0 लिखूं तो यहां पे जो स्टेप मैं यूज करूंगा वो मूल निकालने के लिए होंगे। मूल निकालने के लिए यहां पर आउटपुट यानी इसके बाहर के जो इक्वल के बराबर का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। यहां पर इक्वल जैसी कोई चीज नहीं है, तो हमें शून्यक निकालना, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। याद रखिएगा मैं बराबर 0 नहीं लिखूंगा, तो x² + 5x + 2x, क्योंकि इन दोनों का गुणा 10x² आएगा प्लस और इन दोनों का ही योग 7x आएगा। x कॉमन लेकर के x + 5 प्लस 2 कॉमन लेकर के x + 5 लिखेंगे। अब पुनः x + 5 को हम लोग कॉमन लेंगे और ये x + 2 रहेगा। ठीक है, इसके आगे हमारी चीज ये पूरी रुक गई। यहां पर तो हम डायरेक्टली = 0 रखेंगे। तो अब हम लिखेंगे, कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक x बराबर -5 तथा x बराबर -2 है। आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इसका मतलब क्या है। शून्यक का अर्थ यह होता है कि इस पूरे बहुपद में अगर आप x के कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान, वो 0 कर दे पूरे बहुपद को। तो यदि आप इसमें -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 7 × 5 -35 प्लस 10, ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। लेकिन मूल का मतलब ये होता है कि आप पहले ही आउटपुट 0 डिसाइड कर रहे हैं और फिर आप उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस केस में सिर्फ शून्यक निकालना था, तो इतनी सी कहानी। बात करते हैं इसकी मार्किंग की। तो इसका मार्किंग कैसे रहेगा, ये पूरा पार्ट हमारा 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपने पूरी की पूरी कैलकुलेशंस लिखी है। ठीक है, मैंने एक स्टेप कम कर दिया कि दिया गया बहुपद है, ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने, शून्य ज्ञात करने ये नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ये जो आखिरी बात ये आएगी, ये पूरा ये बताएगा कि एक्चुअली आपको शून्यक निकालने थे, क्योंकि इसके 2 शून्यक होंगे तो आधे आधे मार्क्स के रहेंगे अगर आपने करेक्ट शून्यक निकाले हैं तो। ठीक है, आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने स्टेप में कैसे रहेगा। अगर आप यहां तक लिखते हैं तो 1 मार्क्स, अगर आप ये बात लिखते हैं दोनों को अलग अलग तो आधा आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। मेरी पूरी सीरीज में यही काम रहेगा कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि बेसिकली आपकी स्टेप मार्किंग में कितने आपको चांसेस हैं मार्क्स मिलने के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा त्रिभुज से। त्रिभुज में दी गई आकृति में DE किसके समांतर है, BC के, तथा AD/DB बराबर है 2/3, EC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा ये बात लिखा है तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज। इसका क्रम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ADE, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अगर ये दोनों समरूप हैं, क्यों समरूप हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके में अतः सीधा सीधा लिखेंगे, अतः AD बटे AD बटे, वैसे तो AB लिख सकते हैं, लेकिन AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा
EC, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये थेल्स प्रमेय के अनुसार, अब थेल्स की प्रमेय क्या है, थेल्स की प्रमेय क्या है, थेल्स की प्रमेय कहती है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो एक त्रिभुज की, खास तौर पे एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज होना चाहिए, तो यानी AD/DB बराबर AE/EC रहेगा। इसमें तीसरी भुजा के बारे में कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन BPD थ्योरम में ऐसा है कि ये तीनों ही भुजाओं का रेशियो सेम रहेगा। तो अब थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने ये लिखा, AD/DB की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या है 2/3 गिवन है, AE हमें निकालना है और EC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी AE बराबर 6 सेंटीमीटर। याद रखना यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने लिखा है क्योंकि सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि कुछ नहीं गिवन है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AE, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर आ गया। अब बात है कि इसकी मार्किंग कैसे मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा। देखिए आप जितना भी शॉर्ट लिखें वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सही लिख रहे हो। तो अगर मैंने सबसे पहले ये बात लिखी कि ये दोनों ही समरूप हैं, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन था। तो जब चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमें डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। तो हाफ मार्क्स हमारी ये नॉलेज के लिए रहता है, ठीक है, कि हमें ये मालूम है कि इस वाले डेटा का, इस वाले इंफॉर्मेशन का ये कंक्लूजन है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसमें थेल्स थ्योरम को यूज करा, ठीक है, तो हाफ मार्क्स ये रहता है। अब हमारे 1 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 1 मार्क्स हमारे पास इसमें वैल्यू, हाफ मार्क्स इसकी वैल्यू को रखने के लिए मिलेगा कि आपने इसको डायरेक्टली अप्लाई करा है, और लास्ट जो मिलेगा वो हमेशा आंसर के लिए और उसकी यूनिट्स के लिए रहता है। तो 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से, कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे इसमें कुछ एडिशनल बात लिखनी है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन इतने में ही आपको मार्किंग 2 मार्क्स की मिलेगी, इसमें 100% नहीं कटेंगे। हाँ, अगर कोई चाहे कि मैं सर ये दिया गया है, ये सब भी स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HCF, ठीक है। HCF दे रखा है और LCM निकालना है, 2 संख्याएं हमें गिवन है। तो हम, अब जैसे मैं कुछ एडिशनल चीजें इसमें लिख नहीं रहा हूं जानबूझ के, क्या, जैसे LCM, जैसे क्या लिखेंगे HCF, ठीक, HCF किस किस का है, 306 और 657 का, वो कितना दिया है 9, ठीक। अब इसी केस में उसने पूछा LCM निकालना है, तो हम लिखेंगे माना LCM बराबर X, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब ये है, तो अब ये क्या है, ये एक सूत्र है, सूत्र द्वारा, ठीक। तो HCF, LCM तो X है, HCF 9 है, बराबर पहला नंबर है हमारे पास 306 और दूसरा नंबर है 657। अब X की वैल्यू लिखेंगे, 9 से कट जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा हूं, तो 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 306 गुणा 9 से कटेगा 7 नंबर 63 और 73 बार, तो X बराबर, आप इसको साइड में कर लीजिए आराम से, ठीक है, 306 और 73, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा मल्टीप्लाई कैरी और 9, ये हमारे पास 42 और 21, तो आंसर आ जाएगा 8, 3 और ये 3 और ये 2 और 2, यानी 22338। याद रखिएगा ये एक संख्या रहेगी, तो संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब डायरेक्टली एक एक्स्ट्रा लाइन और लिखेंगे, अतः LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 22338, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बात करेंगे इसकी मार्किंग की। मार्किंग कैसे रहेगी, मार्किंग बहुत आसान है, ये ऑलरेडी गिवन है। याद रखिएगा अगर आप वापस उसी चीज को लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर उसका मार्क्स थोड़े ना मिलेगा, बट वो हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा भरा हुआ महसूस कराएगा। तो आपकी मार्किंग जो स्टार्ट होगी जहां से आपने नॉलेज रखी है, जहां से आप एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, आपने यहां माना और आपने यहां पर एक सूत्र लिखा, तो इन दोनों ही बातों के लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है।
उसके बाद आपने फॉर्मूले पे सीधा सीधा उसको अप्लाई किया तो हाफ मार्क्स आपको यहां पर आ जाएगा, यानी कोई मिस्टेक नहीं करी आपने। नेक्स्ट फिर आपने कैलकुलेशंस करी हैं तो हाफ मार्क्स आपको यहां मिलेगा, और फाइनल स्टेटमेंट आपने लिखा है हाफ मार्क्स यहां मिलेगा। अगर कोई बच्चा ये वाली स्टेटमेंट नहीं भी लिखता है, फाइनल यही आंसर भी लिखेगा, तो उसको टोटल 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आंसर एक्चुअली सही निकाला है। ठीक है, तो आई होप ये मार्किंग आपको समझ में आई होगी। ये तो आपके रफ वर्क के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले ही चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें अपरिमेय सिद्ध करने का रहता है। तो हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इससे जुड़ा हमारा सबसे पहला प्रश्न भी था कि कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगी जहां Q इक्वल टू 0 वाला केस, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो। अब इस केस में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अगर आप वर्ग करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे 3Q स्क्वायर बराबर P²। तो अब आप ये लिखेंगे P² 3 का गुणनफल है, या P² 3 से भाजित है। अतः अब अतः क्या है, P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब 3 से ये विभाजित होगा तो माना P बराबर 3x। ठीक है, माना P बराबर 3x, और इस वाले समीकरण को हम एक मान के चलेंगे। माना P बराबर 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3Q² बराबर 3, हमने जो लिया x लिया तो 3x का होल स्क्वायर। तो सेम केस Q² इक्वल टू 3x² आ जाएगा। तो यहां पर भी लिखेंगे क्या, Q² 3 से विभाजित है, और इसको समीकरण हम 2 लिखेंगे। अतः Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, भाजित मतलब भी भाग करना होता है, विभाजित मतलब तोड़ देना। 3 से वो टूटेगा, कहने का मतलब यह है। तो अब अगर हम दोनों ही समीकरणों को देखें तो दोनों समीकरणों द्वारा P तथा Q दोनों 3 से भाजित या विभाजित होते हैं। ठीक है,
3 से विभाजित होते हैं। अतः यह कौन, P और Q सह अभाज्य संख्याओं की कल्पना को गलत ठहराते हैं। या √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए 2 मार्क्स के लिए मैंने इतना सब काम किया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ये बेफिक्र होकर के करिएगा कि सर ये भाषा तो हमारी किताब में नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो भी भाषा का प्रयोग करेंगे वो आपकी अपनी समझ से आनी चाहिए। एग्जामिनर को पता है, वो ये पढ़ के भी वही सार प्राप्त कर रहा है कि कैसे हमने काम किया गया। हमने सबसे पहले इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, ये इसको परिमेय संख्या माना, जो कि ये गलत है। तो उसके लिए परिमेय मानने के बाद मुझे जिनको मैंने लिया यानी P और Q को, उसको मैंने सहभाज्य संख्याएं घोषित किया। उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0 रखा। सेम मैंने दोनों पक्षों पर वर्ग करा और P² बराबर 3Q² आया। तो मुझे पता चला P² 3 से भाजित होगा, 3 से भाग जा रहा है उसमें। और अतः अगर ऐसा हुआ तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब मान लिया मैंने P बराबर 3x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो इस प्रकार मैंने Q की भी वैल्यू निकाल के लेके आए। और दोनों ही, अब यहां से इस बात को समझिए, दोनों समीकरणों द्वारा P तथा Q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। अब जब ये 3 से विभाजित होंगे तो P और Q सहभाज्य संख्याओं की कल्पना को गलत ठहरा रहे हैं। और या तो ये गलत ठहरा रहे हैं, अर्थात ये परिमेय ना होकर के फिर इसका दूसरा हिस्सा यानी अपरिमेय होगी। तो हमने लिखा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ये भाषा आप कुछ भी बनाए, आपके टीचर को समझाने का वे है बस, ठीक है। तो अब हमने यहां से नॉलेज स्टार्ट कर दी थी। तो हमने सबसे पहले हाफ मार्क्स अपने आप को यहां पे दिया कि हमें ये पता है कि इसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, हाफ मार्क्स। अब हमने ये रखे, देखिए पहला समीकरण जब बना, सिर्फ पहला समीकरण, तो ये हाफ मार्क्स कैरी करेगा। दूसरा समीकरण बना, ये भी हाफ मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो आपने दिया है और आप चाहते हैं कि वो आप समझाएं, क्योंकि इसमें तो फाइनल उत्तर लिखना है हमने, तो ये भी हाफ मार्क्स करेगा, ठीक है। अगर किसी ने पूरा लिखा तो 100% उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग सीखना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे अपने बोर्ड्स में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4 की घात n, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, संख्याओं 4 की घात n का अभाज्य गुणन खंड में विस्तार। कैसा विस्तार होगा, देखो इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 की घात n, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब लिखते हैं हमें ज्ञात है, ठीक, जिसके लिए ओके किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। अब इनकी घात कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी घात में तो रहे। 2 की घात a और 5 की घात b,
के रूप में होना अनिवार्य है या निश्चित है। ठीक है, अब मैंने भाषा लिखी, हमें क्या ज्ञात है किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी शून्य होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात a गुणा 5 की घात b के रूप में होना अनिवार्य है। जब ऐसा होगा तभी तो 2 गुणा 5 एक शून्य लेकर के आएगा मेरे लिए। ठीक है, लेकिन परंतु 4 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5, ठीक है, 5 उपस्थित नहीं है। अब जब ये उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब ऐसा संभव ही नहीं होगा। अतः संख्याएं 4 की घात n, ठीक है, जहां n एक प्राकृत संख्या है का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। ठीक है, अब नहीं, अगर आप ध्यान देंगे गणित का पेपर है बट मैंने इसमें पूरी भाषा का प्रयोग किया, तो क्या यही एकमात्र आंसर है इसका? नहीं, इसका आंसर और भी हो सकता है। इसका आंसर एक और छोटा सा हो सकता है, उसको मैं बहुत जल्दी से यहां पे समझा रहा हूं। इसका आंसर क्या हो सकता है? यदि मैं इसको लिखूं 4 की घात 1 बराबर 4, 4 की घात 2 बराबर 16, 4 की घात 3 बराबर 64, 4 की घात 4 बराबर 256। अब 4 की घात जैसे ही 5 करने की कोशिश करूंगा तो अगर आप ध्यान देंगे ये सब 4 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये लगभग कितना देगा मेरे को? आपको सोचिए, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 24 2 22 2 और ये कितना 1024। ठीक है, अब इस हिसाब से इसका प्रथम इकाई का अंक 4 आया, 5वीं पावर में इसको फिर से 4 मिल गया, यानी छठी पावर में वापस 6 मिलेगा। तो ये तो साइकिल चलती रहेगी, तो ऐसे तो कभी शून्य आएगा ही नहीं। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेथड एल्गोरिथम मेथड मानी जाती है बच्चों, लेकिन आपके पास चॉइस है। अगर आप उसको भाषा के रूप में लिखना चाहते तो लिखिए, लेकिन इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी कैसी आती है कि किसी भी संख्या की पावर अगर आपने लगाई, खास तौर पे 4 पर किसी भी संख्या की पावर आपने लगाई है, तो इसमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको लिखेंगे और हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हैं। अगर हैं तो फिर ठीक है, नहीं है, जैसे इसमें 5 मिसिंग है, तो कभी इसका 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, और वो भी तब जब n एक क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। तो दोनों ही रूप आप इसका यूज कर सकते हैं। चाहे आप इस रूप में करेंगे तो आपको ये भाषा लिखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वहां भी लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिखेंगे तो भी है। इससे थोड़ा सा नॉलेज पता चलती है कि आपको अलजेब्रा की नॉलेज है, यानी बीजगणित की नॉलेज है, आपको खंडों का ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसको। अच्छा, इसमें मार्किंग की बात करेंगे। मार्किंग देखिए कैसे मिलेगी। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपने सबसे पहले इसके अभाज्य विस्तार के बारे में बात करा है, गुणनखंडों के, तो ये आधा नंबर तो कैरी करेगा, यानी आपको ये नॉलेज है। और ये आधारभूत प्रमेय की, बीजगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे पर है ये प्रश्न। अब आपने ये बात लिखी है कि इसमें कोई भी अंतिम अंक ये होना चाहिए, यानी आधा मार्क्स ये बता रहा है। ठीक है, अब 4 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5 अनुपस्थित है, और फाइनल कंक्लूजन ये हाफ मार्क्स इसके और हाफ मार्क्स इसके रहते हैं अभी। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो आपको पूरी एल्गो काम करनी पड़ेगी, और 1 मार्क्स इसकी एल्गो पे रहेगा और 1 मार्क्स आपकी भाषा पे रहेगा, जो इसी तरीके की आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, आई होप अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिसके वर्गों का योग 364 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें 364 नहीं 365 दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 364 के रूप में रखेंगे क्योंकि ये सैंपल क्वेश्चन के थ्रू हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो देखते हैं
माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। और क्योंकि हमने ये चीज मानी है, खुद उसका नेचर भी डिफाइन कर दिया। अब प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 364। इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 364, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 363 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसका प्रयास करूंगा। देखिए, हर कोई इसको यही प्रयास करेगा कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करें, लेकिन एक दूसरा और वैल्यू है, हम इसको फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मुझे मालूम है, वो देखते ही मैंने ये फर्स्ट लाइन में मेरे को मालूम है कि इसका ऐसा कोई भी मान नहीं आएगा। उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं, बट उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका विविक्तर मान निकाल करके चेक करेंगे। यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या है इसका विविक्तर मान। ठीक, अब बी स्क्वायर कितना है, यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी माइनस 363। अब यहां पे इसको वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 2 इज 5, और 8 3 जा 24 प्लस 5 इज 29। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये आ जाएगा 2908। अब देखो, फिर यहां पर एक बात है, 8 किसी के भी अंक का लास्ट हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो मैं सीधी सीधी ये बात बोल सकता हूं कि इसका यानी डी इज ग्रेटर देन 0 तो है, बट यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः ऐसी कोई भी क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, अब आपको इतने में मार्क्स मिल जाएगा। कहानी यह है क्या वाकई में इतना काम करवाएगा। देखिए, इस बार क्या है, बहुत सारा सिलेबस हमारा कम हो चुका है, तो एग्जामिनर करेगा क्या, या फिर हमारे बोर्ड ने हमारे लिए रखा क्या है, उन्होंने कॉम्पिटेटिव लेवल को बढ़ा दिया है। यानी आपकी सोचना पड़ेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर 5 होता तो करेक्ट आ जाता, लेकिन यहां 4 है तो ऐसा गलत क्यों आया, उसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिएगा, वैसे मैं इसको ऐसा पूरा लिखने के लिए आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी नॉलेज देता हूं, आप उसको किस तरीके से लिखेंगे आप समझिए। मान लीजिए एक संख्या आपने x मानी और दूसरी x प्लस 1 मानी, ठीक है, क्योंकि क्रमागत है। अब आप इसमें से x को यदि आपने सम मान लिया, ये इवन है और ये उस केस में ऑड होगी, लेकिन किसी स्थिति में किसी ने इसको ऑड माना तो ये ठीक उसके बाद वाली है तो ये इवन होगी। अब आप ऐसा समझिए कि इवन का स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर, इवन को भी वर्ग कर रहे हैं और ऑड को भी वर्ग कर रहे हैं, और उन दोनों को जोड़ तो हमेशा ऑड आना चाहिए। फिर चाहे आप ऑड स्क्वायर प्लस इवन करेंगे तो भी आपके पास ऑड ही आना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में ऑड आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में है। कितना, 365, बट यहां पर कितना है 4, तो ये तो पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। तो अब यहां पर ये नॉलेज भी रख सकते हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1 है, जिसमें से एक संख्या सम होगी और एक संख्या क्या होगी, विषम होगी। यह आप निश्चित कर सकते हैं, यदि आपको ये पूरा सब नहीं लिखना है तो। एक संख्या सम होगी और एक संख्या विषम होगी। तो प्रश्नानुसार सम संख्या का वर्ग प्लस विषम संख्या का वर्ग बराबर एक विषम संख्या होगी, जबकि हमें ज्ञात है 364। अब क्योंकि ये पूरा गलत है, सम कभी भी नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसी कोई भी संख्याएं क्रमागत नहीं प्राप्त की जा सकती है जिनके वर्गों का योग कोई एक सम संख्या है।
बस खत्म। अब भाषा आपको बनानी है तो आप भाषा बना लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब बात करेंगे इसकी मार्किंग पे, लेकिन हाँ होगा क्या कि कुछ बच्चा इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी तो मुझे नॉलेज था, मैंने डायरेक्टली लगा दिया, लेकिन अब आपको भी है, आपको ये पता होना चाहिए कहां पर इवन और कहां पर ऑड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बोला जब भी हम अपनी नॉलेज शो करना शुरू करेंगे वहां से आपके हाफ मार्क्स शुरू हो जाएंगे। यहां पे आपने कुछ चीजें मानी है, उसका आपने नेचर भी डिफाइन किया है, उसके बाद आपको यहां तक मिलेगा हाफ मार्क्स। यकीन मानिए कि हर एक बच्चा जो इसके आगे भी करेगा तो भी हाफ मार्क्स पाएगा। उसके बाद जो तो मूल निकाल देंगे, और मूल निकालेंगे कहीं रूट में आ रहा होगा, या तो रूट निकालिए, या फिर जिन बच्चों ने विविक्तर मान यानी जो मैंने अभी प्रणाली ली है उसी को अगर वो फॉलो करेंगे तो वो भी हाफ मार्क्स रखेंगे। और लास्ट ये फाइनल बात, जहां पर एक पूर्ण वर्ग नहीं है और ऐसी कोई भी संख्याएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं इसके बारे में, तो ये भी रहेगा हाफ मार्क्स का। तो अगर आपको ऐसे लिखना है डिट्टो, तो आपके 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा मिलेगा। यदि आपने ऐसे लिखा हुआ है जहां पर आपने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट रखा है, सम और विषम का, तो उस केस में आपको थोड़ी सी भाषा बनानी पड़ेगी और कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, जिसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो अब सीधा सीधा लिखेंगे, पहली पंक्ति में पौधे, पहली पंक्ति में पौधे। अब पहली पंक्ति में है, इसको A1 मान लेते हैं, इसमें है 23। ठीक है, तो ऐसी दूसरी पंक्ति में पौधे A2, इसमें दे रखे हैं हमारे पास 21। ऐसी तीसरी पंक्ति में पौधे A3, इसमें दे रखे हैं 19। ठीक है, तो अगर मैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये AP जैसा दिख रहा है मुझे। तो अतः किसी भी दो पंक्तियों के मध्य अंतर, हमने इसको D से माना, तो क्या आएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। और अगर आप D बराबर देखेंगे तो दोनों ही स्थिति में कितना आ रहा है 2, लेकिन कौन सा 2 आ रहा है? नेगेटिव ना, तो हम नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो गया। तो अब ये किस तरीके की श्रेणी है? ये हमारी समांतर श्रेणी के रूप में आ गया। तो अब ये समांतर श्रेणी अगर बन गई तो हमसे पूछा उसने अंतिम पंक्ति पे, तो हम लिखेंगे अंतिम पंक्ति में पौधे, अंतिम पंक्ति में पौधे यानी L बराबर कितने हैं? 5। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं माना क्यारी में कुल पंक्तियां बराबर n। ठीक है, तो अब लिखेंगे L इक्वल्स टू, इस केस में L हमारा सबसे अंतिम है और हमने L ही को n वैल्यू मान करके चला, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और L बराबर AN लिखा, यानी nवा पद को हमने सबसे आखिरी पद मानते हुए चले इस बार। तो इसमें L की वैल्यू आ जाएगी AN, L की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5। ठीक है, ये 5 रहेगी, बराबर A हमारा सबसे पहले है 23 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? माइनस का 2, यानी -2। तो अभी ये 23 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 23 हमारे पास आएगा 18, वो भी नेगेटिव का, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 से कैंसिल होगा पॉजिटिव 9 प्लस 1 इक्वल टू n, और n बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अतः कुल पंक्तियां बराबर 10। ठीक है, तो हमारी पूरी क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं? 10।
इसमें भाषा आप आगे पीछे कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो आप मिनिमम लिखिएगा ही। चलते हैं अपने इसकी मार्किंग पे, क्योंकि ये सब हमें गिवन है बच्चों, तो इस वाले में तो आप बिल्कुल सोचेगा मतलब आपको कुछ मिलेगा। आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे इसके सार्वंतर को निकालने के लिए, यानी यहां पर आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये वाली लाइन आपको पता ही है, यहां पे आपने एज्यूम करा है, यहां से आपने इसका फॉर्मूला रखा, तो हाफ मार्क्स आपके एज्यूम और इसके फॉर्मूले के लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस करी, हाफ मार्क्स इसके रहेंगे, और लास्ट वाला कंक्लूजन लाइन तो है ही हमारे पास, तो हाफ मार्क्स यहाँ रहेगा। आपको यहां से भी इसकी मार्किंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ओके, स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चों को दर्शाता है। यदि माध्य जेब खर्च 18 रुपए है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्लास इंटरवल रहता है, तो क्लास मार्क निकालते हैं, यानी xi पे काम करते हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग fi xi लिखेंगे। मैंने पहले से ही इसमें टेबल बना करके रखी हुई है, तो उसको लिखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले xi हमारे पास 11 और 13 का जो माध्य आएगा वो आएगा 12, और सेम केस ऐसे ही फॉलो करेंगे, तो ये आएगा 14, ये आएगा 16, ये आएगा 18, देन 20, 22 और 24, ठीक है। अब आगे काम करते हैं fi xi के, तो 6 × 12 हमारे पास कितना हो गया, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख लेता हूं, 98, 144 और 4, 10 कैरी और 23, देन 20f, इसको साइड लिख रहा हूँ 20f, और उसके बाद 110, और फिर वैल्यू आएगी 96, ठीक है। तो fi xi हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ऐड करते हैं, ये हो गया 10 और 6 4 10 20 24, 2 कैरी, ये हो गया 12 और सॉरी 10 12, ये 7 19 19 19 and 9 is 28, 28 plus 7 35, 3 कैरी 4 5 6 7 754 प्लस 20f, ठीक है। और यहाँ पर जो सम आएगा कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं 7, और ये हमारे पास 20 हो गया, और उसके बाद ये वैल्यू हो गई 10 30 प्लस 9 और 5 13 40, हमारे पास वैल्यू आएगी 44, ठीक है, 44 प्लस f। तो अब हम लिखेंगे माध्य, माध्य में ऑलरेडी क्यों मैंने 18, तो माध्य x डैश बराबर आएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi की वैल्यू आएगी हमारे पास 754 प्लस 20f अपॉन इसकी वैल्यू आएगी 44 प्लस f, ठीक है। माध्य हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 18, तो हम 18 के साथ काम करेंगे, 18 इंटू 44 प्लस f बराबर 754 प्लस 20f, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं, 18 इंटू 44 हम लोगों को करना है, तो 18 चक्को हमारे पास होता 72, 7 कैरी 18 चक्को 72 यानी 792 माइनस 754 इज इक्वल टू 2f। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 4 गया तो 8 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 यानी 38 डिवाइड बाई 2f। नाउ द वैल्यू ऑफ f इज 19, हमारे पास 19 आ जाएगा। एनसीईआरटी के अगर आप एग्जाम्पल में इसको देखेंगे या उसकी उसमें हम एक्सरसाइज पे अगर हम देखेंगे तो ये शिफ्टिंग है, मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 दिया है, और इस वजह से ये डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही आएगा, कोई ना कोई डेटा आगे पीछे चेंज कर देंगे। तो इस केस में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यानी लुप्त बारंबारता f जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 19 आ गया। अब याद रखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, अगर ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो उसमें टेबल फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स तो 100% मिलते। अब ये खुद ही 2 मार्क्स का है, तो इसलिए अब टेबल में तो 1 नंबर आपके फिक्स हैं ही, अगर आप पूरी टेबल करेक्ट बनाते हैं बिल्कुल करेक्ट डेटा के साथ। और जो रेस्ट नंबर होता है वो आपका एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला फॉर्मूला और थोड़ा सा डेटा पे रखने के लिए ये हाफ मार्क्स मिलेगा, और हाफ मार्क्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा फाइनल आंसर लिखने के लिए।
तो पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया होगा 2 नंबर के क्वेश्चंस का, कि 2 नंबर में आपको कैसे मिल पाएंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में आज की इस वीडियो के। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है, ये प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। प्रायिकता से संबंधित प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। और क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स ये रखेगा और 1 मार्क्स ये रखेगा, तो अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें, ठीक है, कुल गेंदें कितनी है, 3 लाल प्लस 5 काली, ठीक। इनको ब्रैकेट में रखते हैं, बराबर कितना लिखेंगे 8। अब यहां पर गेंद है तो इसमें कलर को और कुछ यूनिट लिखेंगे नहीं, हम यूज नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। इसको आप P रेड से भी डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू कुल लाल गेंद, कुल लाल गेंद बटा कुल गेंदें, ठीक है। जो कि इस केस में कुल लाल गेंद कितनी है 3 और कुल गेंदें कितनी है 8। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। प्रायिकता की कोई यूनिट नहीं होती तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। दूसरा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस लाल होने की, लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद की प्रायिकता जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 3/8 बराबर 5/8, ये हमारा आंसर है। नहीं तो आप इससे सॉल्व करना चाहें या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद होगी, किसी भी रंग की गेंद, ठीक है, लाल को छोड़ के। तो लिखेंगे लाल के अतिरिक्त, लाल के अतिरिक्त कुल गेंद बट्टे कुल गेंद। तो इस केस में लाल को छोड़ करके टोटल कितनी गेंदें हैं 5 डिवाइड बाय 8। तो आपके पास तरीका है, या तो आप इसका यूज करें या फिर आप ये वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। दोनों में ही 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है और ये भी पूरा पार्ट 1 मार्क्स का है, ठीक है, ये चलेगा। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक चीज देखी कि कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं। मैंने पूरा टाइम आपके साथ लिया कि हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और जितनी हम थ्योरीज उसमें लगा सकते हैं, जितनी भी हमने नॉलेज गेन की है पूरे साल भर में, हम उसका यूज कर पाएं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने 2 नंबर के क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए 2 और वीडियो आएंगी और पूरा पेपर हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे ऑन टाइम, यानी 3 घंटों के से भी पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।